करने के लिए 20 रुपया नहीं है। गेट करार लागू होने के बाद की यह स्थिति है। 84 कोटि भारतवासी एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, 115 कोटि का हमारा देश है। 115 कोटि में 84 कोटि लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं है। इसका सीधा मतलब है 84 कोटि लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। और प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट को ही आगे मैं बता रहा हूं कि 50 कोटि लोगों की तो एक दिन की आमदनी 10 रुपए से कम है। 50 कोटि लोग। और 25 कोटि लोगों की एक दिन की आमदनी 5 रुपए से कम है। और यह पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से हुआ है। गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी है। फिर हमारे देश के प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की ही कमेटी की रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि गेट करार लागू होने के बाद छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे जो रोजगार करने के काम होते थे, वो बहुत तेजी से कम हुए हैं। छोटे उद्योग धंधे, रोजगार देने वाले सारे तंत्र धीरे धीरे खत्म हुए। और एक दो माहिती देता हूं। गेट करार लागू होने के 12 साल में हमारे देश का शेती का जो निर्यात है वो बहुत तेजी से गिरा है। हम जो शेती का निर्यात करते थे 1995 में, उस निर्यात से हमारी जो कुल आमदनी होती थी, आज वो आमदनी हमारी 20 से 25% कम हो चुकी है, शेती से होने वाली आमदनी। और ये आमदनी कैसे कम हुई है? 1995 में जब ये गेट करार लागू हुआ था तब $1 36 रुपए का था। अब गेट करार लागू हुए लगभग 12-13 साल हो गया, अब $1 लगभग 50 रुपए के बराबर है। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि पहले हम शेती का कोई भी वस्तु 36 रुपए का बेचे तो हमें $1 की इनकम होती थी। अब 2009 में शेती की 50 रुपए की वस्तु बेचते हैं तब $1 की इनकम होती है। माने वस्तु हमारी जाती जाती है, डॉलर हमारे पास उतना ही आता है जो 1995 में आता था। अगर आप इसको टक्केवारी में निकालेंगे तो 36 रुपए डॉलर से अब 50 रुपए डॉलर हो गया। लगभग डॉलर की पोजीशन में 25 से 30% की गिरावट आई है। और यही गिरावट हमारे शेती से होने वाली आमदनी में भी आई है। और इसी गिरावट के कारण हमारे शेतकरी समाज को गरीबी और ज्यादा आई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि गेट करार लागू होने से ये शेतकरी समाज और खेती को नुकसान हुआ कैसे? मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूं। गेट करार की बहुत सारी शर्तें हैं। गेट करार का मैंने बहुत अभ्यास किया, लगभग 10 से 12 साल। और उस अभ्यास के बाद सारे देश में मैंने 10,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए गेट करार पर। गेट करार एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें 155 देशों ने सही किया है। इसमें से 20 से 25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे स्वीडन है। ऐसे 20 से 25 देश बहुत श्रीमंत हैं जो गेट करार में सही किए हैं। और बाकी के 125 देश बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब देशों में जैसे बोत्सवाना एक देश है, बहुत ही गरीब देश है। अफ्रीका का देश है, बहुत ही गरीब है। वहां तो पूरे देश की सकल आमदनी की जब बात की जाती है तो एक आदमी की आमदनी रुपए में जब गिनी जाती है तो 1.5 से 2 रुपए से कम पड़ती है उनके यहाँ। तो बोत्सवाना है, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है, नाइजीरिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है। फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राजील है, मैक्सिको है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया है। फिर और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। तो 125 देश तो बहुत गरीब है और 25 देश हैं जो बहुत श्रीमंत हैं। उनकी श्रीमंताई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिका जैसा श्रीमंत देश अपने शेतकरी समाज को दर वर्षी $400 अरब की सब्सिडी देता है। $400 अरब, $400 बिलियन। $400 अरब अमेरिका की सरकार अपने शेतकरी समाज को सब्सिडी देती है। इस सब्सिडी का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है। अगर अमेरिका का कोई शेतकरी खेती करे और खेती में वो ये कहे कि मेरे पास $1 का उत्पन्न है, अमेरिका का कोई शेतकरी $1 का उत्पन्न अगर अपने खेत में करता है तो अमेरिका की सरकार उस $1 के उत्पन्न को अमेरिका से शेतकरी से 400 देकर खरीद लेती है। $400 देके खरीद लेती है। $1 का उत्पन्न वो $400 देके खरीद लेते हैं। माने शेतकरी को उत्पन्न से 400 पट जास्ती
मुनाफा वो दे देते हैं। अब वो उत्पन्न को फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करते हैं और उस बिक्री के कारण वो सस्ता हो जाता है क्योंकि सरकार के पैसे बहुत लग गए हैं उसमें। तो अमेरिका के शेतकरी का जो शेत उत्पन्न है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सस्ता आके बिकने लगता है। भारत में इसका उल्टा होता है। भारत की सरकार शेतकरी को सब्सिडी तो देती नहीं है, माननीय शरद जोशी के हिसाब से अगर कहूं तो निगेटिव सब्सिडी देती है। शेतकरी संगठन वाले यहां बैठे हैं, उनके हिसाब से कहूं, उनका बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि सब्सिडी तो देती नहीं, निगेटिव सब्सिडी है हमारे यहां, माने शेतकरी से उल्टा खींच लेती है हमारी सरकार, शेतकरी को तो देती नहीं है। तो यहां के शेतकरी को तो कोई खास सब्सिडी है नहीं और अमेरिका के शेतकरी को $400 अरब साल की सब्सिडी है। आप सोचेंगे कि इतने असंतुलित जमाने में कैसे शेतकरी खड़ा रहे। हमारा शेतकरी खेती करता है, कर्ज लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, बैंक के बाद उनकी सहकारी पत संस्थाओं से कर्ज लेता है, सहकारी पत संस्थाओं का कर्ज 14-15% के ब्याज पे पड़ता है, बैंक का कर्ज भी 7 से 8% के ब्याज पे पड़ता है। और अमेरिका का शेतकरी जब कर्ज लेता है बैंक से तो उसको ब्याज ही नहीं देना पड़ता और उनके यहां तो निगेटिव ब्याज होता है, माने सरकार अपनी तरफ से शेतकरी को मदद करती है। तो अमेरिका का शेतकरी बिना ब्याज के कर्ज लेके खेती करता है, भारत के शेतकरी को ब्याज भर के खेती करनी पड़ती है, ब्याज देनी पड़ती है अपने कर्जे पर। और भारत का शेतकरी सबसे जास्ती ब्याज देता है कर्जे पर, जो कोई नहीं देता इस देश में। अभी 3-4 साल पहले तक तो भारत के शेतकरी को 14% का ब्याज था हमारे देश में, और सहकारी पत संस्थाओं में तो 18 से 20% का ब्याज था। और अगर प्राइवेट मनी लेंडर से वो कर्ज लेता है तो ब्याज का दर 100% भी हो सकता है, 150 से 200